साथियों, आज के इस क्लास में जो है कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों को शामिल किया गया है और कुछ यहाँ पर जो है नए प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर आप लोग दीजिएगा। शिक्षा का जो है सामाजिक उद्देश्य क्या है? सामाजिक समायोजन है, सांस्कृतिक विरासत देना है, समाज में जो है परिवर्तन लाना है, उपरयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर सभी लोग आंसर दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास कुछ सेकंड का समय होगा, जवाब जरूर आप लोग दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं उपरयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य होता है, सामाजिक समायोजन भी होता है, सांस्कृतिक विरासत देना भी होता है, समाज में जो है परिवर्तन लाना। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो डी विकल्प दिया है उपरयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, शिक्षण की जो है सहायक प्रणाली क्या है? शिक्षण यानी साथियों टीचिंग, ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीचिंग की जो है सहायक प्रणाली क्या है? प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, 1 और 2 दोनों पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें आप लोग, प्रयोगशाला और पुस्तकालय जो है दोनों पढ़ाई में मदद करते हैं, इसलिए जो है ये शिक्षण की सहायक प्रणालियां कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आपका प्रयोगशाला और पुस्तकालय ये दोनों आपका सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन राइट है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला सवाल, शिक्षण में जो है निपुणता सीखने की रणनीति यानी मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन किया गया? J.S. ब्रूनर के द्वारा, ऑसबॉर्न के द्वारा, स्किनर के द्वारा, ब्लूम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर आप लोग आंसर बताएं। मास्टरी लर्निंग मॉडल जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया? ये साथियों मनोवैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा जो है कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं टीचिंग से संबंधित। ठीक है, तो आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं और आपको जो है बताना होता है कि यहाँ पर जो है कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा है मास्टरी लर्निंग मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। B.S. ब्लूम, B.S. ब्लूम के द्वारा जो है मास्टरी लर्निंग मॉडल जो है डिजाइन ये दिया गया है। ठीक है साथियों, मास्टरी लर्निंग मॉडल जो है ब्लूम ने दिया है। इसका मतलब है कि जब तक बच्चा पूरा नहीं सीख ले तब तक जो है अभ्यास कराया जाए। ठीक है, तो साथियों इस मॉडल में क्या कहा गया? इस मॉडल में जो है B.S. ब्लूम के द्वारा कहा गया कि जब तक जो है बच्चा पूरी तरह सीख नहीं लेता है तब तक जो है प्रैक्टिस करवाना चाहिए, तब तक जो है अभ्यास करवाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, शिक्षकों के लिए जो है मानदंड किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? बताइएगा। UGC के द्वारा, NCERT के द्वारा, NCTE के द्वारा, और आपका दिया है SCERT के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताएंगे। शिक्षकों के लिए जो है मानदंड किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? आप लोग यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। तो यहाँ पर भाई जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, NCTE पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें आप लोग, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, यानी NCTE जो है साथियों भारत में शिक्षा के मानदंड जो है तय करती है। ठीक है, यानी शिक्षक का क्या मानदंड होना चाहिए वो जो है NCTE के द्वारा जो है तैयार किया जाता है, तय किया जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां देखिएगा, किसके अभाव में जो है मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है? ज्ञान के अभाव में, संस्कार के अभाव में, कार्य के अभाव में, उपरयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर दीजिएगा, बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। किसके अभाव में जो है मनुष्य में व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है? तो जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, संस्कार पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी को पता होगा साथियों, केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता है, तो आप लोग ध्यान रखें, अच्छे संस्कार से ही व्यक्तित्व का जो है विकास होता है, केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं संस्कार पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। किसके अभाव में जो है मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है? तो वो है आपका संस्कार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, समाचार पत्र जो है एक कैसा अभिकरण है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, व्यक्तिगत है,
उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर उत्तर आप लोग दे सकते हो, बता सकते हो। समाचार पत्र जो है एक कैसा अभिकरण है, बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। अगर बात करें साथियों औपचारिक अभिकरण के बारे में, तो स्कूल क्या है? स्कूल साथियों जो है आपका औपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आपका साथियों समाचार पत्र है, ये आपका क्या है? समाचार पत्र हो गया, आपका परिवार हो गया। यहां से भी चीजें जो है बच्चों के द्वारा सीखी जाती हैं। तो ये आपका जो है अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, परिवार हो गया आपका, समाचार पत्र हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, ये सभी जो है आपके अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। तो जो लोग यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं, सेकेंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, डॉट डॉट डॉट। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, बताइए। आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोगवादी, मानवतावादी, बताइएगा। इसमें से जो है किसके द्वारा माना जाता है कि विद्यालय को जो है समाज का लघु रूप मानते हैं? कौन? आदर्शवादी मानते हैं, कि प्रकृतिवादी मानते हैं, कि प्रयोगवादी मानते हैं, कि मानवतावादी मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। साथियों प्रयोगवादी जो है विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आपका जो है थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी थर्ड ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों प्रयोगवाद के अनुसार जो है विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है। बच्चा जो है स्कूल में समाज जैसा व्यवहार सीखता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा है? डीवी ने, रॉस ने, एडम्स ने, सुकरात ने? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हो। दर्शन और शिक्षा जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये जो है किसके द्वारा कहा गया? तो आप लोग याद रखें, ये जो है जॉन डीवी के द्वारा कहा गया। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा कहा गया कि दर्शन और शिक्षा जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, प्रबंधन का प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है होता है राज्य निकायों पर, केंद्र निकायों पर, दोनों, एक और दो, दोनों पर, उपयुक्त में से कोई नहीं? ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे गए हैं, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिएगा। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग याद रखें साथियों, प्रबंधन का नियंत्रण जो है राज्य और केंद्र दोनों निकायों पर होता है। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देख लीजिएगा, शिक्षण की तकनीकी क्या है? चित्रण, प्रदर्शन, स्पष्टीकरण, उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग बताएं। यहां पर शिक्षण की जो है तकनीकी क्या है? चलिए सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं उपयुक्त सभी डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें आप लोग, चित्रण, प्रदर्शन और स्पष्टीकरण ये सभी जो है शिक्षण की तकनीकें होती हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का मतलब साथियों आप समझ रहे हो ना, टीचिंग। क्या भाई? टीचिंग यानी किसी को पढ़ाना। ठीक है, उसे ही टीचिंग बोलते हैं, उसे ही शिक्षण बोलते हैं। शिक्षण अधिगम के प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है? आयोजन, योजना, नियंत्रण, उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। शिक्षण अधिगम के प्रबंधन की प्रक्रिया है। चलिएगा, यहां पर आप देखेंगे साथियों, आपका जो डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए, योजना, आयोजन और नियंत्रण ये तीनों जो है मिलकर शिक्षण प्रबंधन बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलकर जो है शिक्षण प्रबंधन बनाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, आपका डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर दीजिएगा। शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएं। चलिए यहां पर देखेंगे साथियों, सामाजिक न्याय दिया है, सामाजिक मार्ग दिया है, मानव शक्ति विकास दिया है, डी ऑप्शन आपका उपयुक्त तो सभी दिया है। तो साथियों शिक्षा का लक्ष्य जो है सामाजिक न्याय, मार्ग और मानव विकास, ये सारी चीजें जो है होती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां पर देखेंगे, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? अपने छात्रों को समझना, अपने विषय में निपुणता, शिक्षण कौशल प्राप्त करना, उपरयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन साथियों पेपर में पूछे गए, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा भाई, नहीं तो आप लोग बाद में कहते हो सर इतने सिंपल क्वेश्चन जो है पेपर में नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है। बताइए एक शिक्षक का मुख्य कार्य जो है क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताएं। चलिए
तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, शिक्षक को जो है विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, बच्चों की समझ और शिक्षण कौशल, ये तीनों जो है आवश्यक हैं। तो आप कहिएगा यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है महत्वहीन है। ऑप्शन 4 दिया है प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। चलिएगा, बच्चों की गलतियों को जो है किस तरीके से देखना चाहिए, सभी लोग उत्तर यहाँ पर दे सकते हो। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अधिगम का जो है साथियों, जो गलतियाँ होती हैं ये अधिगम का एक भाग होता है, सीखने का जो है एक भाग होता है, ये निगेटिव नहीं होता। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत गलत काम नहीं कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो है सीखने की उत्सुकता है, सीखने की क्षमता है, वो किसी चीज़ों को सीखना चाह रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, गलती करना जो है सीखने का हिस्सा होता है। ठीक है, इससे हमें जो है पता चलता है कि बच्चा कैसे सोच रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा, गलती करना निगेटिव टर्म नहीं है, इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा अधिगम का जो है एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अध्यापन की जो है सर्वोत्तम प्रणाली क्या है, बताएं। जानकारी प्रदान करना, छात्रों से पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, अच्छे संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें जो है भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, आंसर दीजिएगा। अध्यापन की जो है सर्वोत्तम प्रणाली क्या है। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिया है, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें जो है भाग लेना। ठीक है साथियों, जब जो है शिक्षक चर्चा करवाता है तो बच्चे जो है सक्रिय रूप से सीखते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, आपका डी विकल्प जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे भाई, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है। पारभासी, पारदर्शी, उत्तल, अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है उसे क्या बोलते हैं भाई, अपारदर्शी बोलते हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिससे जो है प्रकाश नहीं गुजरता उसे जो है अपारदर्शी कहा जाता है, आपको पता होगा। अगला सवाल, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों को जो है समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताएं। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए अगर पाठ्यक्रम जो है एकीकृत हो, समावेशी हो और विषयगत हो तो समग्र शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल नंबर 18 देखिएगा ध्यान से, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास क्या होना चाहिए। प्रभावी और अस्थायी शिक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षण ग्रहणकर्ता के पास जो है क्या होना चाहिए। केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, केवल शिक्षा ग्रहण के अवसर, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। बताएं, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास जो है क्या होना चाहिए। तो याद रखें, आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी राइट हो जाएगा, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। ठीक है भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखने के लिए जो है क्षमता और मन जो है दोनों जरूरी होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए यानी क्लास कम्युनिकेशन जो होता है ये होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित और आपका दिया है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। चलिए, तो साथियों जो कक्षा संप्रेषण जो होता है, क्लास कम्युनिकेशन जो होता है, ये आपका छात्र केंद्रित होना चाहिए। आपका जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी कक्षा वही है जहां जो है छात्र सक्रिय हो। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिया है, एक अध्यापक के रूप में जो है कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर सकते हो,
एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। सहयोगी समादेश का प्रयोग, आक्रामक कथन करना, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकारकरण और आपका दिया है प्राधिकारवादी होना। क्वेश्चन नंबर 20। चलिएगा, उत्तर देने का आप लोग प्रयास करें, ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसका मतलब साथियों ये हो गया कि आत्मविश्वास से खड़े होना और शांत व्यवहार करना, ये जो है प्रभावी उपस्थिति को दर्शाता है, प्रभावी उपस्थिति को ये जो है दर्शाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारत की जो है बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है, बताएं। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहां पर आप देखेंगे जो आपका ए ऑप्शन दिया है असंसाधित जल, ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, भारत की नदियों में जो है सबसे बड़ा प्रदूषण बिना साफ किया गया जो सीवर का जल होता है इसमें जो है जाता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो असंसाधित मलजल जो होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं। स्मरण, बोध, परावर्तित, विभेदीकरण, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है बताएं आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है साथियों आपका क्या, विभेदीकरण। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मरण, बोध, परावर्तन ये स्तर हैं, विभेदीकरण जो है अलग अवधारणा है। ठीक है, यानी साथियों शिक्षण का जो पूर्व निर्धारित स्तर होता है वो स्मरण भी होता है, बोध भी होता है, परावर्तित भी होता है, लेकिन विभेदीकरण जो है ये आपका शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताइए। चलिए, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है, तो वो है साथियों आपका उड़ीसा। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सीखना विकास की जो है एक प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को करना पड़ता है स्वप्रयास, अभिभावकों का योगदान, शिक्षकों का योगदान, उपयुक्त में से कोई नहीं। सीखना जो है विकास की एक प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को जो है क्या करना पड़ता है, तो आप लोग याद रखें उसे क्या करना पड़ता है, स्वप्रयास, यानी खुद से जो है उसे प्रयास करना होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सीखना जो है तभी होता है जब व्यक्ति जो है खुद प्रयास करता है, खुद कोशिश करता है। ठीक है, अगला सवाल, यूनेस्को में जो है ई का अर्थ क्या है बताइएगा आप लोग। यहाँ पर आपका यूनेस्को में अगर हम आपसे पूछें, यूनेस्को में अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर ई का अर्थ क्या है, तो आप क्या बताओगे। सबसे पहले चीज़ तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका ई है, ई का अर्थ क्या हो जाएगा, एजुकेशनल हो जाएगा। क्या भाई, एजुकेशनल। आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिएगा। शिक्षण के तात्कालिक प्रतिपुष्टि का प्रमुख जो है उद्देश्य क्या होता है, यानी इमीडिएट फीडबैक, किसी से प्रतिक्रिया लेना। ठीक है, शिक्षण के में तात्कालिक प्रतिपुष्टि का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है, छात्र को दंड देना, दंड तो भाई बिल्कुल नहीं देना है, सीखने की त्रुटियों को तुरंत सुधारना, समय बचाना, पाठ समाप्त करना। तो साथियों, इमीडिएट फीडबैक का जो प्रमुख उद्देश्य होता है सीखने की त्रुटियों को तुरंत सुधारना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सीखने द्वारा करना, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है। 27 का आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। चलिएगा, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जो है साथियों जॉन डेवी के द्वारा दिया गया। ठीक है, और ये आपका प्रयोगवाद दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, यानी जो मानसिक विकास होता है। ठीक है, कॉग्निशन यानी संज्ञानात्मक का मतलब होता है जो माइंड के स्तर पर होता है। तो इसके विकास के चरणों का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का जो है वह रूप जिसमें
शिक्षक जो है केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, क्या कहलाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर दे सकते हो यहाँ पर। शिक्षण का वह रूप जिसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, क्या कहलाता है? वो हो जाएगा आपका छात्र केंद्रित शिक्षण। क्या भाई? छात्र केंद्रित शिक्षण। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अधिगम का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या है? अधिगम का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है साथियों पुरानी सीख का नई परिस्थिति में प्रयोग। क्या भाई? पुरानी सीख का नई परिस्थिति में प्रयोग जो है अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, ये रहा, निम्न में से जो है कौन सा मूल्यांकन का सतत रूप है? बताइए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का जो है सतत रूप है? वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, प्रवेश परीक्षा। 31 का राइट आंसर क्या है? याद रखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन का सतत रूप क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, शिक्षक जो है, शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण के नियमन हेतु भारत की प्रमुख संस्था कौन है? तो वो है साथियों आपका क्या भाई? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, NCTE। ठीक है, NCTE। शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण के नियमन हेतु भारत सरकार की जो प्रमुख संस्था है वो है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आपका बी ऑप्शन राइट है। प्रभावी कक्षा संचार की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रभावी कक्षा संचार की जो है प्रमुख विशेषता क्या है? 33 का आंसर दीजिएगा आप लोग। अस्पष्टता और पारस्परिकता। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, मास्टरी लर्निंग में जो है पुनः अध्ययन कब दिया जाता है? चलिएगा, मास्टरी लर्निंग में पुनः अध्ययन जो है कब दिया जाता है? पाठ शुरू करने से पहले, मूल्यांकन के बाद, लक्ष्य स्तर न मिलने पर, केवल मेधावी छात्रों को, परीक्षा से ठीक पहले। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या भाई? मूल्यांकन के बाद जो लोग जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट है। मास्टरी लर्निंग में पुनः अध्ययन कब दिया जाता है? मूल्यांकन के बाद, लक्ष्य स्तर न मिलने पर। सीखने में जो है, सीखने में प्रेरणा, मोटिवेशन का मुख्य कार्य क्या है? सीखने में जो है मोटिवेशन का कार्य क्या होता है भाई? तो आपको पता होगा, व्यवहार को जो है लक्ष्य की ओर उन्मुख करना। क्या भाई? व्यवहार को जो है लक्ष्य की ओर उन्मुख करना, ये जो है मोटिवेशन का कार्य होता है। ठीक है, प्रेरणा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है साथियों जीवन में। ठीक है, यानी मोटिवेशन की आवश्यकता सबको पड़ती है। कक्षा में जो है विविधता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखने की सर्वोत्तम रणनीति क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, आप लोग बता सकते हो। यहां पर आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा विभेदित शिक्षण यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। कक्षा में जो है विविधता को ध्यान में रखने की सर्वोत्तम रणनीति क्या है? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, विभेदित शिक्षण। ठीक है साथियों, हर बच्चा जो है अलग होता है, आप जानते हैं, इसलिए अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, एक क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, उन्हें जो है अलग अलग तरीकों से पढ़ाना चाहिए, जिस तरीके से समझ सकें बच्चे। ठीक है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान कैसे बनता है? 37 का आंसर बताएं। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान जो है कैसे बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, छात्र अपने अनुभवों से स्वयं निर्मित करता है। ठीक है, छात्र जो है अपने अनुभवों से स्वयं निर्मित करता है। आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रचनावाद में साथियों याद रखिएगा, सिंपल सी भाषा में, रचनावाद में जो है बच्चा अनुभव से सीखता है। क्या भाई? एक्सपीरियंस से सीखता है। अगला सवाल देखिए, प्रभावी पाठ्य योजना का प्रथम चरण क्या है? प्रभावी पाठ्य योजना का जो है प्रथम चरण क्या होता है? उद्देश्यों का निर्धारण। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले जो है तय करें कि क्या सिखाना है, फिर जो है पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कक्षा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए, कक्षा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा का उद्देश्य डर नहीं है, सीखने का माहौल बनाना है। क्या भाई? सीखने का माहौल बनाना है। ऑप्शन नंबर सीखने, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा में जो है अनुभवात्मक अधिगम
किस बात पर बल देता है? रटने पर, प्रत्यक्ष अनुभव और चिंतन पर, केवल परीक्षा पर, केवल गृह कार्य पर। और रटना निगेटिव टैग वर्ड है, केवल परीक्षा पर निगेटिव है, केवल निगेटिव है, केवल निगेटिव है, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभव और चिंतन पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों हमने 40 सवालों को कवर किया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो सवाल है साथियों, ये पिछले वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर अटेंड करिए। ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, और इस तरीके से आप लोग करते रहिए क्लास को। जो क्लास की टाइमिंग है, सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे आपको देखिए कभी कभी साइंस की क्लास देखने को मिलती है, कभी टीचिंग एप्टीट्यूड की। रात को 8:30 बजे हिंदी की क्लास होती है। तो इन सारी क्लासेस को आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा, ठीक है। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक। चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, यहाँ पर जो है पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है और कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। यानी ओवरऑल जो है ये इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। देखिए आप लोग कितने सवालों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल सही कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर लग चुका है। शिक्षक किस अर्थ में जो है परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। वह पढ़ाने के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करता है। ऑप्शन सेकंड है, वह छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। वह छात्रों को जीवन कौशल प्रदान करता है। वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। साथियों, अगर हम यहाँ पर बात करें परामर्शदाता नेतृत्व का मतलब यहाँ पर यह हो जाएगा कि शिक्षक जो है सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है बच्चों को, बल्कि अपने व्यक्तित्व से बच्चों को दिशा भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। शिक्षक जो है किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण, ज्ञान कौशल और चरित्र से जो है प्रभावित करता है। ध्यान रखें, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। दूसरा सवाल देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में। टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है, जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं? ऑप्शन ए दिया है यहाँ पर, टीम भूमिका दृष्टिकोण उपागम है, अनुकरण विधा दृष्टिकोण है, क्रियात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण है, और आपका दिया है सहभागी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, सभी साथी यहाँ पर जो है आंसर दीजिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं अनुकरण विधा दृष्टिकोण पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अनुकरण विधा दृष्टिकोण में होता क्या है, इसमें जो है एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल टीम बनाई जाती है, जहां पर जो है लोग एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, एक दूसरे का जो है अनुकरण करके सीखते हैं, एक दूसरे का जो है कॉपी करके सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा का संग्रह करना, उत्तर स्टोर करना, डेटा का विश्लेषण करना, उपरयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का उत्तर दीजिएगा। ये भी सवाल पेपर में आ चुका है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं उपरयुक्त सभी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शैक्षिक कंप्यूटर का साथियों मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा का संग्रह करना भी होता है, उत्तर स्टोर करना भी होता है, डेटा का विश्लेषण करना भी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो आपका जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहां पर देखेंगे चौथा। सीखना हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा।
महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी सवाल पेपर में आ चुका है, सभी साथी उत्तर देंगे। चलिए, सीखना जो है हो सकता है औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, सीखना जो होता है, लर्निंग जो होता है, ये आपका औपचारिक प्रक्रिया भी है और अनौपचारिक यानी दोनों प्रक्रिया है। कैसे भाई? औपचारिक का मतलब साथियों ये हो गया कि जब बच्चे जो है स्कूल में जाकर कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है। और अनौपचारिक का मतलब हो गया जब बच्चे जो है परिवार से यानी घर से जो है जो चीज़ सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक तरीके से सीखना, ठीक है। तो यानी बच्चे जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से सीखते हैं। आपका 3rd ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिए आप लोग और आंसर देते हुए जरूर चलिएगा आप लोग, ठीक है भाई। चलिए, शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? सिलेबस कवरेज, छात्र हित के रूप में, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके, छात्रों के सीखने का प्रतिफल। बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी साथी जो है आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, आपका सही आंसर क्या है? शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए? ध्यान रखिएगा, छात्रों के सीखने के प्रतिफल के रूप में जो है आंका जाना चाहिए। आपका डी ऑप्शन जो दिया है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन देखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी शिक्षण साथियों तभी प्रभावशीलता यानी दिखाता है, तभी प्रभावी माना जाता है जब जो है छात्रों के सीखने का प्रतिफल, यानी जब छात्र जो है कुछ सीखते हैं। जैसे मानिएगा यहाँ पर अगर जो है शिक्षक 10 चैप्टर मान लीजिए पढ़ा देता है लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं समझता है, तो ये क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो शिक्षण है ये प्रभावी नहीं है, ठीक है। शिक्षण साथियों तभी अच्छा है जब बच्चा जो है सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है एक यात्रा है, ठोस से सार, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है एक यात्रा है, ठोस से सार, अज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब साथियों ये है कि पहले जो है बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखानी चाहिए, उसके बाद जो है उन्हें जो है बड़ी चीज़ों की तरफ ले जाना चाहिए, ठीक है। यानी पहले देखिए बच्चों को जो है टेबल पढ़ाना चाहिए, टेबल सिखाना चाहिए, उसके बाद जो है उन्हें जोड़, घटाव, भाग इस तरफ जो है ले जाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखें आप लोग, यानी सीधा मतलब ये है पहले छोटी चीज़ों को सिखाओ, उसके बाद बड़ी चीज़ों पर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी। अगला सवाल, सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है, शिक्षार्थियों की, शिक्षकों की, व्यक्तियों की, जीवित प्राणियों की। बताएं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? बताएं। चलिए, आपका सही आंसर क्या है? सीखना जो है एक प्राकृतिक गतिविधि है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर जीवित प्राणियों की। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सीखना जो है केवल इंसानों में नहीं होता है, बल्कि आप देखेंगे जानवरों में भी होता है। आप देखेंगे साथियों, कुत्ते को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, उसे बैठाया सिखाया जाता है कि मतलब आप बोलोगे यहाँ बैठ जाओ तो वो बैठ जाता है। इसका मतलब ये क्या है? सीखना जो है एक प्राकृतिक गतिविधि है, किसमें? जीवित प्राणियों में, ठीक है। यानी मनुष्य भी सीखते हैं, यहाँ पर जो है कुत्ता भी सीखता है, यानी जो भी जीव होते हैं सब जीव जो है सीखते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर जीवित प्राणियों की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सहकर्मी समूह जो है एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 का 4 ऑप्शंस दिया गया है, यहाँ पर सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर बताएं। सहकर्मी समूह एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं समान तरह की परिस्थितियां। आपका 3rd ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, पाठचर्या है अवधि अध्ययन, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, संस्थान की समग्र गतिविधियां। बताएं पाठचर्या क्या है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए फटाफट आप लोग आंसर बताएं।
तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं भाई डी ऑप्शन पर, संस्थान की समग्र गतिविधियाँ, ये सभी जो है पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। यानी संस्थान की जो है समग्र गतिविधियाँ जो होती हैं ये आपका पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। यानी बस आप लोग इतना समझिए, पाठ्यचर्या साथियों केवल किताब ही नहीं होता है, बल्कि इसमें जो है खेल, प्रार्थना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सारी चीज़ें जो है आती हैं। यानी आप सीधी भाषा में कह सकते हो संस्थान की जो समग्र गतिविधियाँ होती हैं ये सभी जो है पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। डी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पाठ्यचर्या की प्रकृति है, बताएं। गंभीर, रचनात्मक, रूढ़िवादी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए सही उत्तर क्या है बताएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, पाठ्यचर्या जो है यानी पाठ्यचर्या की प्रकृति कैसी होती है, गंभीर भी हो सकती है, रचनात्मक भी हो सकती है, रूढ़िवादी भी हो सकती है। आप कह सकते हो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है डी, ये बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भाई, अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्यक्रम के जो है सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है। समन्वय, योजना, कमांडिंग, आयोजन। बताएं, कार्यक्रम के जो है सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिएगा। चलिए तो आप देखेंगे साथियों समन्वय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समन्वय का मतलब साथियों क्या हो गया, जब जो है सभी चीज़ें मिलकर ठीक से काम करें तो उसे क्या कहते हैं भाई, समन्वय कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाएगा। ए विकल्प राइट है। अगला सवाल, उपयोगिता और परिवर्तन, ये जो है इस किसके मूल सिद्धांत हैं। यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद। बताएं सही आंसर क्या है, फटाफट आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। उपयोगिता और परिवर्तन जो है किसका मूल सिद्धांत है, बताएं। तो ये साथियों आप देखेंगे व्यवहारवाद का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। उपयोगिता और परिवर्तन जो है व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। एक कक्षा में जो है एक प्रभावी श्रोता विकर्षणों का प्रतिरोध करता है, भटकाव खोजता है, संदेश फिल्टरिंग को प्राथमिकता देता है, संवेग वितरण शैली का न्याय करता है। बताइए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं विकर्षणों का प्रतिरोध करता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक कक्षा में जो है एक प्रभावी श्रोता जो होता है यानी सुनने वाला, वो क्या करता है, विकर्षणों का जो है प्रतिरोध करता है। यानी इसका मतलब साथियों सीधी भाषा में आप समझिए, अच्छा श्रोता जो होता है वो ध्यान से सुनता है किसी चीज़ को और इधर उधर जो है नहीं देखता है। आप इतना सा ध्यान रखें। आप देखेंगे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया साथियों, अच्छा श्रोता जो होता है वो ध्यान से किसी बात को सुनता है और इधर उधर जो है नहीं देखता है। अगला सवाल, कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक है, सुरक्षा प्रदान करता है, यह नियम और विनियम निर्धारित करता है, उपरयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताइए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त सभी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। ध्यान रखिएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखता है, सुरक्षा देता है, नियम तय करता है, ठीक है। कानून का शासन जो होता है साथियों यह जो है महत्वपूर्ण होता है क्योंकि साथियों यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, सुरक्षा भी प्रदान करता है, आप सभी जानते हैं। यह नियम और विनियम निर्धारित करता है, ठीक है। अगला सवाल देखें, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया है, डैश का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। प्रतिस्थापन, संसाधन, स्रोत, नींव। बताएं चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए
तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं संसाधन पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, संसाधन का मतलब कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है मदद के लिए किया जा सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बी विकल्प आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, संसाधन किसे कहेंगे, ध्यान रखिएगा, जो चीज़ जो है लक्ष्य पाने में मदद करती है उसे क्या कहते हैं, संसाधन। जैसे किताब हो गया, पैसा हो गया, समय हो गया, ठीक है, तो ये सभी क्या है साथियों, संसाधन है। ध्यान रखें, आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। सवाल नंबर यहाँ पर 16 कहता है, ध्यान से देखिएगा साथियों, अपव्यय और अवरोध की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताएं भाई। अपव्यय और अवरोध की समस्या मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है। ये सारे सवाल साथियों पेपर में पूछे जा चुके हैं, इनको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं तो आप समझिए तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। ठीक है भाई, चलो आंसर करो। यहां पर आप देखेंगे जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, प्राथमिक स्तर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अपव्यय और अवरोध की समस्या मुख्य रूप से जो है शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है, तो यहां पर देखेंगे आपका प्राथमिक स्तर, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे यहां पर, भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के क्या होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, साथ जुड़ा हुआ होता है, से संबंधित नहीं है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर आंसर देने का आप लोग प्रयास करो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए आंसर देने का आप लोग प्रयास करें क्वेश्चन नंबर 17 का। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों, भावनाएं और अनुभूति जो होती हैं ये एक दूसरे से जो है जुड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे भाई, साथियों, अगर बच्चा जो है दुखी है तो उसका सोचने का जो है तरीका भी बदल जाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो भावनाएं होती हैं, भावनाएं और अनुभूति जो होती हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर दर्शन के 4 मुख्य विभाग, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, और आपका दिया है स्वयं सिद्ध विज्ञान, और क्या है, जैव नैतिकता है, तर्क है, सौंदर्य शास्त्र है, श्रेणीबद्ध तर्क है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देने का प्रयास करें आप लोग, सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई तर्क पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्शन के 4 मुख्य विभाग है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्ध विज्ञान और तर्क है। ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, शिक्षण प्रशिक्षण जो है क्यों आवश्यक है, बताइए। शिक्षण प्रशिक्षण जो है साथियों क्यों आवश्यक है, यहां पर आपसे सवाल करता है, आप लोग बताइए। चलिए, शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, शिक्षण कौशल विकसित करने हेतु है, बिल्कुल भाई बात सही है। ठीक है, शिक्षण जो है कौशल विकसित करने के लिए होता है। और आप देखेंगे विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने हेतु होता है, बिल्कुल बात सही है भाई। विषय ज्ञान को विकसित करने हेतु होता है, बिल्कुल भाई, यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड भी सही है। तो आप देखेंगे साथियों जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, शिक्षण प्रशिक्षण से जो है पढ़ाने की कला, विषय ज्ञान, स्कूल प्रबंधन सब जो है सीखा जाता है। यानी आप कह सकते हो यहां पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सिंपोजियम एक प्रकार से है, डिस्कवरी विधि है, चर्चा विधि है, व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर करिएगा। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं आपका सही आंसर क्या है। चलिएगा, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सेकंड पर, चर्चा विधि पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सिंपोजियम साथियों एक प्रकार की जो है चर्चा विधि होती है, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कई लोग जो है एक विषय पर बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं भाई, सिंपोजियम विधि बोलते हैं। यानी कई लोग जो है मिलकर चर्चा करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सिंपोजियम विधि बोलते हैं। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल होती हैं, बताइए। फटाफट छापते हुए चलिए भाई, सेशन को आप लोग भाई जरूर से शेयर कर दीजिएगा, लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा, हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। चलिए, सही आंसर क्या है, यहाँ पर सभी दोस्त आंसर करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मध्य चरण में जो है कौन सी कक्षाएं शामिल होती हैं, 6 to 8 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर है। अगला सवाल, ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर करिएगा आप लोग।
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वास्तविकता की खोज पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, दर्शन का काम है साथियों सत्य और वास्तविकता को समझना। क्या भाई? आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ज्ञान विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य क्या होता है? वास्तविकता को समझना, यानी सत्य और वास्तविकता को समझना। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वाणिज्यिक बैंक, साहूकार, स्टॉक एक्सचेंज, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 23 दिया है, इसका उत्तर आप सभी दोस्त करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है वो है साथियों आपका क्या? वाणिज्यिक बैंक। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें भाई। अगला सवाल देख लो भाई, ओलंपिक में जो है व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए। चलिए फटाफट आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं केडी जाधव पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। केडी जाधव साथियों पहले भारतीय थे जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। तो आप देखेंगे डी विकल्प जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर करिएगा सभी दोस्त। एक शिक्षक कक्षा में जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जहां छात्र स्वयं समस्या की पहचान करें और समाधान खोजें। यह दृष्टिकोण जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? व्यवहारवाद, रचनावाद, आदर्शवाद, परंपरावाद। बताएं। यानी एक शिक्षक साथियों कक्षा में जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जहां छात्र स्वयं समस्या की पहचान करें और समाधान खोजें। साथियों इसे कहते हैं रचनावाद कहते हैं। ठीक है, जहां पर बच्चे जो है समस्या का समाधान खुद समझते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं साथियों? रचनावाद कहते हैं। जहां पर जो है बच्चे समस्या का समाधान खुद खोजते हैं, स्वयं से खोजते हैं, उसे रचनावाद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आकृतिबंध सिद्धांत के अनुरूप है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, सही आंसर क्या है? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं अधिगम संपूर्णता की अंतर्दृष्टि से होता है, यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। आकृतिबंध का सिद्धांत साथियों कहता है हम चीजों को पूरा रूप से समझते हैं। क्या भाई? पूरी रूप से समझते हैं, पूरे रूप से समझते हैं। आपका यहां पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम संपूर्णता की अंतर्दृष्टि से होता है, आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखो, यदि कोई शिक्षक जो है मूल्यांकन को अधिगम सुधार का साधन मानता है न कि निर्णय का, तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन को प्राथमिकता देगा? बताओ। चलिएगा, राइट आंसर क्या है सभी दोस्त बताएं। यदि कोई शिक्षक जो है मूल्यांकन को अधिगम सुधार का साधन मानता है न कि निर्णय का, तो वह जो है किस प्रकार के मूल्यांकन को प्राथमिकता देगा? तो वह साथियों आपका निदानात्मक मूल्यांकन। आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। क्या क्या कथन है? अधिगम व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होता है। ऑप्शन सेकंड है सभी छात्रों को समान गति से पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर बताइए, क्या ये जो है केवल ए सही है, केवल बी सही है? ए बी दोनों सही है, और आपका यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है न ए सही है न बी सही है। बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से देखें और विचार करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या है? यहां पर आप देखेंगे साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, तो आप देखेंगे अधिगम व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होता है। बिल्कुल बात सही है भाई। तो आप देखेंगे ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी छात्रों को समान गति से पढ़ाया जाना चाहिए, ये आपका साथियों गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई सभी छात्रों को जो है समान गति से नहीं पढ़ाया जाता। क्यों भाई? क्योंकि एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई चीज़ जो है अच्छे तरीके समझ जाते हैं, ठीक है, किसी को जो है अच्छे से समझाना पड़ता है, एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ता है, तब वो चीज़ों को समझते हैं। यानी सभी का जो है IQ स्तर जो है अलग अलग होता है। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो सभी छात्रों को समान गति से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो आपका डी, ये आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी आपका केवल ए सही है। ठीक है, केवल ए सही, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देख लो भाई, एक शिक्षक जो है कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को समान अवसर प्रदान करता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? समानता, समता, प्रतियोगिता, चयनवाद। बताओ, राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए,
राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो समता साथियों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समान सुविधा देना नहीं, बल्कि क्या है, बल्कि जरूरत के अनुसार जो है उन्हें जो है मदद करना। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, समता यहां पर होगा। ठीक है, अगला सवाल देख लो। छात्र की सक्रिय सहभागिता अधिगम की गुणवत्ता को बढ़ाती है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। छात्र की सक्रिय सहभागिता अधिगम की गुणवत्ता को बढ़ाती है, यह कथन जो है किस सिद्धांत से संबंधित है। निष्क्रिय अधिगम सिद्धांत से, रटने का सिद्धांत से, अनुभवात्मक सिद्धांत से, दंड सिद्धांत से। बिल्कुल आप देखेंगे साथियों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। निष्क्रिय अधिगम जो होता है साथियों ये आपका निगेटिव टर्म है। ठीक है, क्योंकि निष्क्रिय जो होता है ये आपका निगेटिव टर्म होता है, गलत है। रटने का सिद्धांत ये भी आपका गलत है, रटना नहीं है भाई। ठीक है, रटना अगर आपको किसी ऑप्शन में दिख जाए तुरंत वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दंड सिद्धांत ये भी गलत हो जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम जो है ये साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यदि शिक्षक जो है विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर नया विषय पढ़ाता है तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। चलिए इसका उत्तर आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। यदि शिक्षक जो है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर नया विषय पढ़ाता है तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ज्ञात से अज्ञात वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, पहले जो बच्चा जानता है उसी से जो है नई चीज जोड़ना सीखता है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में जो है शिक्षक की भूमिका मुख्यतः क्या होती है, बताइए। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। केवल मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाना, केवल लग गया तो ये आपका निगेटिव टर्म है, गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम पूरा करना, आगे देखते भाई, तीसरा ऑप्शन है विविधता के अनुसार शिक्षण रणनीति अपनाना, अनुशासन बनाए रखना। भाई यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, पाठ्यक्रम पूरा करना भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका दिया है साथियों विविधता के अनुसार शिक्षण और रणनीति अपनाना, ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। आर्थिक विकास, नैतिक चेतना का विकास, तकनीकी कौशल, प्रतिस्पर्धात्मक भावना। चलिए तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों नैतिक चेतना का विकास पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। स्मृति, विश्लेषण, दृष्टिकोण, अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर बताएं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिगम के भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है साथियों आपका क्या भाई, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं दृष्टिकोण पर, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, एक शिक्षक छात्रों को समूह में बांटकर समस्या समाधान करवाता है, यह किस प्रकार का अधिगम है। एक शिक्षक छात्रों को समूह में बांटकर समस्या समाधान करवाता है, यह किस प्रकार का जो है अधिगम है। 35 का आंसर आप लोग दे सकते हो, तो आप कहिएगा सहकारी अधिगम होगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप में मिलकर समस्या का हल करना क्या कहलाता है, सहकारी अधिगम कहलाता है। यदि अधिगम के पुनर्बलन प्रमुख भूमिका निभाता है तो यह किस विचारधारा से संबंधित है, बताइए। पुनर्बलन साथियों किस विचारधारा से संबंधित है, आप जानते होंगे ये साथियों आपका व्यवहारवाद से संबंधित होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है बच्चों को लालच देना, यानी बच्चों को जो है पुरस्कार देना, इस तरीके से होता है ना कि मतलब आप ये चीज़ करोगे तो मैं आपको ये पुरस्कार दूंगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, पुनर्बलन होता है। ठीक है, तो ये आपका व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। शिक्षक जो है एक मार्गदर्शक है, क्या भाई, शिक्षक जो है एक मार्गदर्शक है, ज्ञान का स्रोत मात्र नहीं है, यह कथन किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है। चलिए, शिक्षक जो है एक मार्गदर्शक है, ज्ञान का स्रोत मात्र नहीं है, यह कथन जो है शिक्षा दर्शन से संबंधित है, यह है आपका साथियों प्रगतिवाद है। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, ये आपका प्रगतिवाद से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, किस स्थिति में अधिगम अधिक प्रभावी माना जाएगा। जब शिक्षक अधिक बोले, जब छात्र प्रश्न पूछे और चर्चा करे, जब कक्षा में पूर्ण शांति हो, जब केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ी जाए, बताइए। 38 का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। किस स्थिति में अधिगम अधिक प्रभावी होगा, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं जब छात्र जो है प्रश्न पूछेंगे और चर्चा करेंगे। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, आत्म अनुशासन की संकल्पना किस प्रकार के अनुशासन से संबंधित है। आत्म अनुशासन की संकल्पना किस प्रकार के अनुशासन से संबंधित है, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, स्व अनुशासन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी खुद से नियम बनाना, ये क्या कहता है, स्व अनुशासन कहलाता है। अगला सवाल, शिक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करें। लोकतांत्रिक वातावरण का अर्थ क्या होता है, शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, छात्रों की भागीदारी और विचारों का सम्मान, कठोर नियम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा।
क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। शिक्षा में जो है लोकतांत्रिक वातावरण का तात्पर्य क्या है, छात्रों की भागीदारी और विचारों का सम्मान। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 सवालों को कवर किया। आप लोग बताएं कि आपने इन 40 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है। जरूर से जरूर आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं भाई आप लोग कितने सवालों को यहाँ पर सही किए हैं। तो भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हेल्प आपको जरूर मिलेगी यहाँ से। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक साथियों हम आपको एक बेहतर कंटेंट के साथ आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों आज के इस स्पेशल क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों इस क्लास में जो है कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों को शामिल किया गया है, कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग इस पूरी क्लास को धैर्यपूर्वक जरूर करिएगा। इंपॉर्टेंट सवालों को ही कवर किया गया है। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए सभी लोग और आंसर देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच को जो है क्या कहा जाता है? लड़कपन कहते हैं, शैशवावस्था कहा जाता है, किशोरावस्था कहते हैं। ऑप्शन डी दिया है जवानी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग यहां पर बताएं। साथियों आप देखिएगा विकास क्रम की जो अवस्थाएं होती है, जैसे 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है। पहला आपका होता है शैशवा अवस्था, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है बाल्यावस्था, तीसरे नंबर पर आता है आपका किशोरावस्था, चौथे नंबर पर आपका आता है भाई युवा अवस्था। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच को क्या कहा जाता है? किशोरा अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों किशोरा अवस्था की जो एज होती है वो लगभग जो है 14 वर्ष से 16 वर्ष के जो है मध्य होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने करियर, दोस्ती और व्यक्तित्व को लेकर जो है गंभीर तरीके से सोचने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आप लोग बस इतना सा याद रखिए, बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच को जो है किशोरा अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, जिज्ञासा क्या है साथियों बताइएगा? जानने की इच्छा, जीने की इच्छा, आज्ञा पालन, पूर्ण ज्ञान। ये सवाल साथियों पेपर में पूछे गए हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को। आप लोग बताइए जिज्ञासा का तात्पर्य क्या है? सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं जानने की इच्छा ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों जिज्ञासा जो है सीखने की पहली सीढ़ी होती है, आप सभी को पता होगा। बिना जिज्ञासा के जो है अधिगम यानी सीखना जो है साथियों नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, जिज्ञासा का तात्पर्य है जानने की इच्छा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। लास्ट में आप लोग बताइएगा जरूर कि आपने इन 40 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यानी टीचिंग का जो है साथियों उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना। ऑप्शन सेकंड है विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, उपरयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, सभी दोस्त यहां पर आंसर करिएगा, बताएं यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीचिंग यानी शिक्षण का साथियों उद्देश्य क्या होता है? तो आप देखेंगे छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, बिल्कुल भाई सही बात है। विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, बिल्कुल बात है। यहां पर भाई ये भी आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को जो है प्रोत्साहित किया जाता है किसी भी चीज को जो है सीखने के लिए। आपका सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। विद्यार्थी को जो अभिप्रेरित करना, यानी विद्यार्थियों को जो है प्रेरित किया जाता है अच्छी चीजों को सीखने के लिए। तो यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है। आप देखेंगे डी ऑप्शन जो दिया है उपरयुक्त सभी, यानी ये तीनों ऑप्शन साथियों बिल्कुल आपके राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर चौथा है कक्षा शिक्षण में जो है रुचि जागृत
करने की निम्न में से कौन सी विधि है? बताइए। छात्र का अध्ययन करना, उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि मापन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आप क्या क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, चलिए भाई, कक्षा शिक्षण में जो है रुचि जागृत करने की निम्न में से कौन सी विधि है? तो याद रखें आप लोग, यहां पर जो आपका दिया है छात्र का अध्ययन करना, बिल्कुल वही बात सही है। उद्देश्य की स्पष्टता, ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुचि मापन, ये भी आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये भी आपका बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में से कौन सी विधि इसमें से है? तो ये साथियों तीनों विधियां होती हैं। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का, आर्थिक मूल्यों का। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करिए उत्तर देने के लिए। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है नैतिक मूल्यों का। आपका जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक मूल्य का साथियों आप जानते होंगे अर्थ सत्य, ईमानदारी, सहानुभूति जैसे गुण को जो है विकसित करना। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, चरित्र निर्माण जो है शिक्षा का मुख्य भाग होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है किस चीज का? नैतिक मूल्यों का। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन जो है एक अनौपचारिक संस्था है? बताइए। वर्ग कक्ष, खेल का मैदान, पुस्तकालय, सेमिनार। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हो। चलिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों, जो आपका अनौपचारिक संस्था होती है, अनौपचारिक संस्था के अंतर्गत आपका जो परिवार आता है, ठीक है, परिवार हो गया, और साथियों खेल का जो मैदान होता है ये आपका क्या है? अनौपचारिक संस्था के अंतर्गत आएगा। लेकिन आपका जो साथियों विद्यालय होता है या कक्षा होता है, ये सभी क्या होता है? ये सभी जो है औपचारिक संस्था के अंतर्गत आता है। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं खेल के मैदान पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर अनौपचारिक संस्था इसमें से आपका क्या हो जाएगा? खेल का मैदान। क्वेश्चन नंबर 7वां, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइएगा। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए, यहां पर आप लोग सभी लोग आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य जो है क्या होता है? ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई साथियों, उपचारात्मक शिक्षण का काम क्या होता है? गलती या कमी को बढ़ने से रोकना अथवा उसका जो है सुधार करना। ठीक है, अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसका उपचार करना। ठीक है, यानी गलती क्यों कर रहा है उसको समझना, उसमें जो है सुधार करना, उस गलती करने की प्रक्रिया को जो है रोकना, ये क्या है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं निषेधात्मक पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, उपचारात्मक शिक्षण का मतलब साथियों हो जाएगा यानी समस्या को जो है जड़ से रोकना या निषेध करना। आप कहिएगा निषेधात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, आप लोग यहां पर उत्तर करिएगा। किसने कहा मनुष्य जो है पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? किसके द्वारा कहा गया बताइए। क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर आप लोग यहां पर दीजिएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताएं। किसने कहा जो है मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? गांधी जी के द्वारा कहा गया, फ्रॉबेल के द्वारा कहा गया, विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया, जॉन डेवी के द्वारा कहा गया? क्वेश्चन नंबर 8वें का आप लोग यहां पर उत्तर कर सकते हो। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोग यहाँ पर भाई जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, विवेकानंद पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से कौन सा जो है प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण जो है नहीं है? चाहिएगा,
यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। चलिएगा, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर 9 का। बताइएगा, निम्न में से कौन सा जो है प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। बात करें साथियों अगर प्रक्षेपित उपकरण की, तो ये प्रक्षेपित उपकरण होता क्या है साथियों, जिस चीज को जो है मशीन या प्रोजेक्टर की मदद से स्क्रीन या दीवार पर दिखाया जाता है, वो क्या होता है, वो जो है प्रक्षेपित उपकरण कहलाता है। तो यहां पर आप देखेंगे फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड, ये आपका प्रक्षेपित उपकरण के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आपका पपेट है ये साथियों आपका प्रक्षेपित उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो साथियों पपेट होता है ये हाथ से चलाकर कहानी को समझाता है, इससे जो है समझाया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जब बच्चा जो है फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया, बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी, व्यवस्था जो है फेल हो गई। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। चलिए, हमने शुरुआत में ही आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में बताया था कि यदि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल को जो है सॉल्व करना है तो बच्चे को जो है आपको केंद्र में रखना होगा। ठीक है, बच्चे को जो है आपको केंद्र में रखना होगा। केंद्र में रखने का मतलब ये है कि बच्चे को जो है भगवान मानकर सवाल को सॉल्व करना होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है क्लास में जो है बच्चा, स्कूल में जो है बच्चा सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये तो आपका निगेटिव टर्म हो जाएगा। यानी जब कोई बच्चा जो है साथियों स्कूल में फेल होता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये तो आपका निगेटिव टर्म हो जाएगा। बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया, ये भी आपका गलत है भाई। बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता थी, अगर भाई ट्यूशन की आवश्यकता थी तो विद्यालय क्यों है। चौथा ऑप्शन दिया है व्यवस्था जो है फेल हुई, तो आप देखेंगे जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा साथियों विद्यालय में फेल होता है इसका मतलब पूरे स्कूल की जो है पूरे एजुकेशन सिस्टम की जो है व्यवस्था फेल हो गई है। ठीक है, यानी बच्चा क्यों फेल हो गया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग यहां पर सही आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या है, सभी दोस्त यहां पर आंसर दें। चलिएगा, तो जो भी लोग यहां पर जा रहे हैं आदर्शवाद पर, ए ऑप्शन पर जो भी साथी यहां पर गए हैं भाई वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आदर्शवाद जो है आपका करेक्ट आंसर है। यानी वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है, तो वह साथियों आपका आदर्शवाद। अगला सवाल, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभ को जो है समाज शास्त्र से सहारा मिला है। बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्न में जो है शिक्षा के कौन से स्तंभ को समाज शास्त्र से सहारा मिला है, तो वो है साथियों ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए जो है सीखना। ठीक है, तो जो भी साथी विकल्प डी चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, सभी लोग भाई एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर साथियों ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सभी पेपर में पूछे गए सवाल हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू हुआ, तो जो लोग जा रहे हैं 1 अप्रैल 2010 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, शिक्षण जो है प्रभावशीलता निर्भर करती है। बताइए, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है। बताइए, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है शिक्षक की योग्यता पर, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की लिखावट पर, शिक्षक को जो है विषय की समझ का होना। बताएं, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, यहां पर सभी साथी उत्तर देंगे। चलिएगा, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है किस पे, शिक्षक के व्यक्तित्व पर। बी ऑप्शन आपका यहां पर जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर साथियों यहां पर देखिएगा ध्यानपूर्वक। गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है,
तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करते हैं वह क्या है? निकटता का नियम है, पुनर्बलन का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं अभ्यास के नियम पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभ्यास का नियम क्या कहता है? बार बार करने से जो है सीख जो है मजबूत होती है। और ये साथियों थॉर्नडाइक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया, यानी बार बार किसी चीज़ को करने पर जो है सीखना जो है मजबूत होता है, यानी सीख जो है मजबूत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, भारत में जो है शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालानुक्रम में प्रदर्शित करें। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा। चलिएगा, भारत में जो है शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालानुक्रम में प्रदर्शित करें। बताइएगा, एक क्रम में आपको प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, सबसे पहले आपका आएगा धर्म, ठीक है, उसके बाद साथियों आपका राजनीति आएगा, ठीक है, उसके बाद प्रजातंत्र, उसके बाद आपका आधुनिकीकरण आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, BCAD। क्या भाई? BCAD, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी साथियों आप देखेंगे यहाँ पर प्राचीन भारत में, यानी प्राचीन भारत में जो शिक्षा पर धर्म का प्रभाव था, इसीलिए जो है, यानी साथियों आप देखेंगे जो प्राचीन काल में शिक्षा होती थी उसमें जो है धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे गुरुकुल शिक्षा थी, वेद का अध्ययन था। ठीक है, इसलिए आपका जो बी है ये पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों अगर बात करें यहाँ पर जो है आप देखेंगे सेकंड नंबर पर जो आएगा आपका राजनीति आएगा। ठीक है, राजनीति आएगा, क्योंकि साथियों मध्यकाल में जो है राजनीति यानी मुगल शासन का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो बी के बाद जो है आपका सी आएगा, यानी आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों BCAD आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग सेकंड ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक बार देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा में जो है वैयक्तिक भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों का गृह कार्य मूल्यांकन करने के लिए, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है यहाँ पर आप लोग बताएं। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। चलिएगा, चलिए आंसर दीजिएगा। साथियों कक्षा में वैयक्तिक मतभेद का मतलब आप समझ रहे होंगे, हमने कई क्लास में बताया भी है। यानी जैसे एक क्लास में साथियों विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। जैसे कोई चीज़ जैसे कोई विद्यार्थी जो होते हैं वो किसी चीज़ को अच्छे तरीके से तुरंत समझ जाते हैं, और कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं उन्हें बहुत समझाने के बाद भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना होता भाई, और दूसरे तरीके से समझाना होता है, एग्जाम्पल दे के समझाना होता है, जिससे विद्यार्थी जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ जाए। यानी कक्षा में वैयक्तिक भेद का मतलब यही है कि एक क्लास में साथियों विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं। ठीक है, सबका जो है सीखने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, किसी को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं जल्दी से, किसी को जो है थोड़ा टाइम लगता है, एग्जाम्पल दे के चीज़ों को समझाना होता है। यही होता है आपका वैयक्तिक भेद। तो यहाँ पर आपसे सवाल करता है कि कक्षा में वैयक्तिक भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, ध्यान रखिएगा, अध्ययन अध्यापन कार्य में जो है योजना बनाने के लिए। आपका थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी साथियों क्लास में जो है कमजोर और मेधावी दोनों छात्रों का जो है ध्यान रखना होता है इसमें। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अध्ययन अध्यापन कार्य में योजना शिक्षक तभी बनाएगा ना, जैसे मान लीजिए एक क्लास है उसमें जो है बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर सब एक ही तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं तो क्या उसमें योजना बनाने की कोई आवश्यकता है? नहीं है। अगर एक कक्षा में जो है विभिन्न प्रकार के छात्र हैं, कोई चीज़ जल्दी समझ जा रहे हैं, कोई जो है थोड़ा मतलब एग्जाम्पल देके चीज़ों को समझाने पर समझते हैं, तो वहाँ पर जो है योजना बनाई जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, आधुनिकीकरण प्रक्रिया जो है पूंजीकरण, अनुकूलन और परिवर्तन, संस्कृतिकरण, स्तरीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आप लोग बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर अनुकूलन और परिवर्तन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे।
तो यहां पर देखेंगे साथियों, आपका जो अनुकूलन और परिवर्तन दिया है ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिकीकरण प्रक्रिया साथियों क्या है? अनुकूलन और परिवर्तन, ठीक है। यानी साथियों समय के अनुसार बदलाव। पहले क्या होता था साथियों? पहले जो है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब देखेंगे आप जो है अब आपका स्मार्ट बोर्ड आ गया है, ठीक है। स्मार्ट क्लासेस चलती हैं स्कूल में, विद्यालय में, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे जो आपका सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिकीकरण प्रक्रिया का मतलब यही है, अनुकूलन और परिवर्तन, यानी दिन प्रतिदिन जो है आप देखेंगे इसमें जो है परिवर्तन हो रहा है। आधुनिकीकरण का मतलब यही होता है कि परिवर्तन, समय के साथ जो है परिवर्तन। पहले चीजें जो है ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई जाती थी, अब आपका स्मार्ट बोर्ड पर चीजें पढ़ाई जाती हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 19 है, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया है, नामांकन की संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, अध्यापकों को व्यस्त करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताएं। चलिए यहां पर आप देखेंगे जो भी साथी जा रहे हैं, नामांकन संख्या बढ़ाना, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मिड डे मील जो कार्यक्रम है इसके और कई उद्देश्य हैं, जैसे गरीब बच्चों को जो है स्कूल तक ले आना और कुपोषण को कम करना, उपस्थिति को बढ़ाना। तो यानी आप देखोगे यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन दिया है, नामांकन संख्या को बढ़ाना, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। आशा करता हूं कि चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे और लास्ट में बताइएगा कि आपने 40 सवालों में से कितने सवालों को सही किया है। निम्न में जो है कौन से शिक्षक को आप अधिक पसंद करेंगे? पाबंद यानी जो पाबंद लगाता हो, शोध अभिक्षमता रखता हो, प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन, जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदित करे। बताइए सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ढूंढिए आप लोग यहां पर, बताइए फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी यहां पर डी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अधिक पसंद करेंगे? जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदित करे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। SCERT का स्थापना जो है कब हुआ था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिएगा यहां पर जो लोग जा रहे हैं 1988 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों SCERT ये क्या है साथियों? ये राज्य स्तर की जो है एक शैक्षिक संस्था है। इसका कार्य क्या होता है? पाठ्यक्रम जो है निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। ये पाठ्यक्रम में निर्माण में सहायता करता है। यहां पर आप देखेंगे इसकी स्थापना जो हुई थी 1988 में हुई थी। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है, बताइए किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिएगा। प्रयोजन विधि जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग यहां पर जा रहे हैं जॉन डेवी पर, ऑप्शन थर्ड पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा जो है एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? 23 का आंसर करिए। निम्न में कौन सा जो है एक शिक्षण का बेहतर तरीका माना जाता है? व्याख्यान और सूत्रलेख, सेमिनार और प्रयोजन, सेमिनार और सूत्रलेख, सूत्रलेख और प्रदत्त कार्य। क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए राइट आंसर क्या है आप लोग बताइएगा। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं सेमिनार और सूत्रलेख पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण का जो सबसे बेहतर तरीका है साथियों, सेमिनार और सूत्रलेख है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला सवाल, निम्न में कौन जो है प्रोजेक्टेड से संबंधित नहीं है? बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया है 24। निम्न में कौन जो है प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं श्यामपट पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्रोजेक्टेड एड से संबंधित इसमें से आपका देखेंगे ओवर हेडेड जो प्रोजेक्टर साथियों होता है, एपीडियास्कोप होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, ये सभी आपका क्या है? ये आपका जो है प्रोजेक्टेड एड से संबंधित होता है, ठीक है। यानी यहां पर ये सारी चीजें देखेंगे, ये सारी चीजें जो है आपकी इलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये जो है डिजिटल है। लेकिन आप देखेंगे जो श्यामपट होता है साथियों, ये आपका प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी श्यामपट पे जो है हाथ से लिखा जाता है, ठीक है, और ये सभी आपके जो है प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें, ये रहा, किस परीक्षा में जो है पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? वैधता, व्यापकता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। 25 का आंसर बताएं, किस परीक्षा में जो है पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? चलिए तो यहां पर देखेंगे साथी, जो वस्तुनिष्ठता वाली परीक्षा होती है,
विकल्प वाली जो परीक्षा होती है इसमें क्या होता है, पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो है व्यक्तिगत जो पक्षपात होता है वो संभव नहीं होता है। ठीक है, यानी उत्तर जो है निश्चित होता है और इसमें मूल्यांकन जो है निष्पक्ष होता है और MCQ यानी बहुविकल्पी बेस पर यह परीक्षा होती है, यानी ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है पक्षपात नहीं किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो यहां पर आप देखेंगे बालक के व्यवहार को समझना। आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, अधिगम का अर्थ क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर यहां पर 27 का आंसर बताएं, अधिगम का अर्थ क्या है बताइए। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, केवल ज्ञान अर्जन, जन्मजात क्षमता, बताएं। 27 का राइट आंसर बताएं, अधिगम का अर्थ जो है क्या है। चलिएगा, तो आप देखेंगे यहां पर जो सबसे पॉजिटिव आंसर होगा, जो लोग यहां पर ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये रहा, निम्न में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत है बताइए। इसमें से जो है अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, अनुकरण, पुनर्बलन, अभ्यास, उपयुक्त सभी। 28 का आंसर बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग यहां पर बताएं, अधिगम का सिद्धांत है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं उपयुक्त सभी डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्तियों की योग्यता मापना, अनुशासन बनाए रखना, दंड देना, पाठ्यक्रम बनाना। 29 का आंसर बताइएगा, बुद्धि परीक्षण का जो है उद्देश्य क्या होता है। चलिएगा, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य साथियों क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा, व्यक्तियों की योग्यता मापना। क्या भाई, व्यक्तियों की योग्यता मापना। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, कक्षा शिक्षण में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है बताइए। कक्षा शिक्षण में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है, पाठ्यपुस्तक होती है, शिक्षक होता है, छात्र होता है, परीक्षा होता है। तो भाई छात्र जो है केंद्र में होता है, तो आप कह सकते हो सी ऑप्शन राइट है। कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है वो होता है आपका छात्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रेरणा का संबंध क्या है, सीखने की तत्परता से, दंड से, अनुशासन से, भय से। 31 का आंसर आप लोग बताइएगा, प्रेरणा का संबंध जो है किससे है। चलिए, तो आप कहिएगा सीखने की तत्परता से। साथियों, प्रेरणा जो है ये ऊर्जा देती है, आप जानते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक प्रेरणा होती है साथियों, बाह्य प्रेरणा भी होती है, आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है बताइए। समावेशी शिक्षा का जो है तात्पर्य क्या होता है। चलिए, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, गलत बात है भाई, केवल जहां लग गया वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, कमजोर छात्रों को अलग करना, बिल्कुल गलत बात है भाई, अलग नहीं करना है, सभी को जो है एक में रखकर पढ़ाना है। विशेष विद्यालय खोलना, ये भी गलत बात है भाई, विद्यालय किसी के लिए अलग से नहीं खोलना है। ठीक है, सभी बच्चों को एक ही साथ जो है गाइड करना है, एक ही साथ जो है बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही होती है समावेशी शिक्षा। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। पाठ योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण को व्यवस्थित बनाना, समय व्यतीत करना, परीक्षा लेना, गृह कार्य देना। 33 का राइट आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हो। पाठ योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं शिक्षण को व्यवस्थित बनाना, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है। 34 का आंसर बताएं, निम्न में से जो है कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है बताइएगा। प्रारूपिक मूल्यांकन, संकलात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 दिया है, यहाँ पर आप आंसर कर सकते हो। चलिएगा, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है। प्रारूपिक यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ये होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके बाद आपका है संकलनात्मक यानी समेटिव असेसमेंट होता है। निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट आपका होता है। तो आप देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके मूल्यांकन के साथियों प्रकार होते हैं। ठीक है, अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार क्या है। अनुशासन का जो है सर्वोत्तम प्रकार क्या होता है, आप सभी दोस्त आंसर करिएगा। दंडात्मक, स्व अनुशासन, बाह्य अनुशासन, कठोर अनुशासन। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं स्व अनुशासन पर, ऑप्शन सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है। 36 का उत्तर बताएं, शिक्षा का जो है सामाजिक उद्देश्य क्या है। 36 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त उत्तर करेंगे।
शिक्षा का जो साथियों सामाजिक उद्देश्य होता है सामाजिक समायोजन। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों समाज में तालमेल, नियमों का पालन और नागरिकता गुण विकसित करना, ठीक है, ये सभी आपका जो है सामाजिक, ये शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य होता है। ठीक है, सामाजिक समायोजन जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, बालक के विकास के आयाम हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपर्युक्त सभी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हो भाई। देखिए इस क्लास में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं हल्के मत लेना इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर जो है लगभग 20 से 25 सवाल ऐसे कवर किए गए हैं जो एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं। ठीक है, और कुछ नए प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। तो बालक के विकास के आयाम हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त तो सभी। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये जो है विकास के आयाम होते हैं। तो आप देखेंगे जो आपका डी ऑप्शन दिया है उपरयुक्त सभी, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। सह शिक्षा का लाभ है, बताइए सह शिक्षा का क्या लाभ होता है? सहयोग की भावना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, अनुशासनहीनता, अलगाव। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सह शिक्षा का लाभ। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सहयोग की भावना पर, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, रचनात्मकता का संबंध किससे है? नवीन विचारों से है, रटने से है, अनुकरण से है, दंड से है। बताइए रचनात्मकता का संबंध साथियों किससे होता है? सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं नवीन विचारों से, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, शिक्षा का सर्वोत्तम गुण क्या है? आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आप लोग आंसर करिएगा। शिक्षा का जो है सर्वोत्तम गुण क्या होता है? विषय ज्ञान, समयापालन, सहानुभूति, कठोरता। चलिएगा, तो सहानुभूति जो साथियों आपका दिया है ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। यहाँ पर सहानुभूति तो होना चाहिए, विषय ज्ञान, समय पालन, सहानुभूति। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर साथियों समानुभूति कर लीजिएगा। क्या भाई? समानुभूति कर लीजिएगा, तब आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। सहानुभूति नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समानुभूति आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों 2 टर्म होते हैं, एक आपका सहानुभूति होती है, एक आपका समानुभूति। यानी एक आपका सिंपैथी होता है जिसे सहानुभूति हिंदी में कहते हैं, और एक आपका होता है साथियों इम्पैथी। क्या भाई? इम्पैथी। इसे क्या बोलते हैं? समानुभूति बोलते हैं। ठीक है, सहानुभूति का मतलब साथियों ये होता है कि दया महसूस करना किसी के ऊपर, दया दिखाना किसी के ऊपर। तो भाई दया आपको बिल्कुल नहीं दिखानी है किसी के ऊपर। ठीक है, बच्चों के ऊपर जो है दया बिल्कुल आपको नहीं दिखानी है, ये निगेटिव टर्म माना जाता है। ठीक है, लेकिन साथियों समानुभूति जो इम्पैथी होता है ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। ठीक है, समानुभूति का मतलब क्या होता है? किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशान है, उस व्यक्ति की परेशानी को खुद महसूस करना, यानी खुद से महसूस करना, ये क्या है साथियों? ये आपका समानुभूति के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी सिंपल से लैंग्वेज में आप समझिए, सहानुभूति का मतलब क्या है? दूसरे के लिए दुख महसूस करना, और समानुभूति का मतलब होता है दूसरे का दुख खुद महसूस करना। ये क्या है? ये आपका समानुभूति है। तो समानुभूति को बिल्कुल सही माना गया है। शिक्षक का जो सर्वोत्तम गुण होता है समानुभूति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे समानुभूति आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। इसी तरीके से आप लोग क्लास को जरूर अटेंड करें। सुबह 11:30 बजे जो सामान्य ज्ञान की क्लास होती है उस क्लास को आप लोग बिल्कुल अटेंड करिएगा। यदि आप लोग अच्छे से क्लास को अटेंड करेंगे सुबह 11:30 बजे वाले जीके जीएस में, आपको कोई समस्या साथियों नहीं होगी, बेहतर स्कोर होगा आपका। जो लोग अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, आपको हेल्प यहाँ से ज़रूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।